हेलो बेटा, अपने लास्ट लेक्चर का सम सब नोट डाउन कर लिया है पक्का? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग ने कौन सा किया था रे? क्वेश्चन नंबर शायद 8 किया था ना? यस 8 था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले बेटा। और क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा बोलता हूं मैं। ये इंद्रदेव का क्वेश्चन है। इंद्रदेव लिमिटेड। और ये मई 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास जो डेटा है, जो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला, उसके हिसाब से 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इंद्रदेव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ठीक है। लैंड एट कॉस्ट है 110। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा किधर किधर जाएगा वो सब देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं तो बराबर पड़ जाएगा। ठीक है ना। लैंड एट कॉस्ट है तो किधर जाएगा? फिक्स एसेट यानी पीपीई। प्लांट एंड मशीनरी पीपीई बराबर। डेटर ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। फिर से देखो उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो दो पार्ट लिख दो, इन्वेंटरी एंड चेंज इन इन्वेंटरी। फिर बैंक सीसीई में जाएगा। एडजस्टेड परचेज परचेज में जाएगा, बट मालूम है ना हमको एडजस्टेड परचेज ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। इस बार हम लोग करेंगे उसको। फैक्ट्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन अदर एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, डिवेंचर इंटरेस्ट अदर एक्सपेंस, मतलब फाइनेंस कॉस्ट सॉरी। फिर इंटरिम डिविडेंड पे पेड प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा। ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसका 10% कितना आता है? 10,000। क्या 10,000 डेबिट में दिया है? यस दिया, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेस प्लांट एंड मशीनरी लिखो अब, मतलब वही से लेस कर देने का। ये बराबर है। फिर सस्पेंस 2000। अब ये सस्पेंस का मालूम नहीं, देखते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट बोलेगा। On 31st March, company issued bonus share to the shareholder on 1:3 basis. Oh my God, this question is very important because it is associated with the bonus issue. जब भी हम लोग मैं इसके बाद बोनस इशू का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल याद रखना, बोनस इशू जब हम देते हैं तो हम लोग रिजर्व को तोड़ के देते हैं। हम लोग रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बोनस इशू देते हैं। तो कौन से रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का? सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व। अभी फिलहाल इतना समझ के रखो। जो आप बोनस इशू दोगे ना तो आपको रिजर्व में से कम करके देना पड़ेगा। तो यहाँ से रिजर्व कम होगा और वहां पे तुम्हारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है। तो आपको 1:3 में बोनस देना है, तो हम लोग देंगे। नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस यस एट बीन मेड, और इससे रिलेटेड कोई एंट्री पास किया हुआ नहीं है, तो हमको ये करना पड़ेगा एंट्री। तो मैं बोलू your answer, you are required to prepare balance sheet. Your answer should include detailed schedules only for the following item. ठीक है। मैं बोलू एक मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ in a form of journal entry just for your explanation. ठीक है। अब उसने नंबर 1 बोला है बोनस इशू। ठीक है। अब बोनस इशू ना हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। बोनस इशू का ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो कितना रेशियो बोल रहा है? 1:3, मतलब क्या मालूम है? 3 शेयर के पीछे 1 फ्री मिलेगा। 3 शेयर हेल्ड के पीछे 1 बोनस मिलेगा। तो ऐसे मेरे पास कितने शेयर है? ऊपर देखो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 15,000। तो बोनस कितना मिलेगा? 5,000 बोनस मिलेगा। 5,000 शेयर्स का बोनस मिलेगा और एक का वैल्यू 10 रुपया, तो टोटल कितना बोनस वैल्यू? 50,000 रुपए का बोनस वैल्यू मिलेगा।
अब इसके लिए अपने को एंट्री पास करना पड़ता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है मालूम है? ये 50,000 का पहले बंदोबस्त करो। देखो जब मैं बोनस इशू का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग नाउ इज, ये जो 50,000 रुपए जो आपको बोनस मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट अ 50,000 बोनस रुपीज, ये 50,000 रुपए का बंदोबस्त तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि बोनस इशू में पैसा नहीं लेते हो, आप अपने रिजर्व को तोड़ते हो। तो 50,000 का कोई ऐसा रिजर्व जमा करो, तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम जमा करने का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, मैंने उसको डेबिट किया 20,000 से, क्योंकि उसमें 20,000 रुपया है। अभी भी मुझे कितना चाहिए? 30,000 रुपए चाहिए, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं जनरल रिजर्व भी तोड़ सकता हूँ या प्रॉफिट एंड लॉस भी तोड़ सकता हूँ, तो मैं जनरल रिजर्व तोड़ता हूँ। आपको समझा ना, मैंने जनरल रिजर्व तोड़ दिया 30,000 की। अब आप मुझे बताओ टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दिस इज पेएबल टू देम ना, तो ये 50,000 दिस इज येट टू बी इश्यू। अब बोनस दो। अभी तो तुमने बोनस किधर दिया? अभी तो तुमने बोनस का तैयारी किया, सैंक्शन किया। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, यू आर गिविंग एन इक्विटी शेयर, जिससे इक्विटी शेयर कैपिटल का निर्माण होगा, तैयार होगा। अब देखो आगे, सो दिस इज अ टेम्पररी एंट्री एंड दिस इज टू बी कैंसल्ड ऑफ। समझा बात को? ये नंबर 1 हो गया। देखता हूं, मैं तो जस्ट एंट्री बना रहा हूं, मतलब इतना तो पक्का है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से 20,000 लेस होगा और जनरल रिजर्व में से 30 लेस होगा, बराबर ना? ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 50 ऐड होगा, मतलब रिकंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स का देना पड़ेगा, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स का स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा आपको, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स का स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट वाला। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, वो तो इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, अब ध्यान से समझने का ट्राई करो। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके बोलता है कि आपका जो लैंड है ना, ऊपर कितना है? मैंने बोला सर 1,10,000 है। बोलता है 1,80,000 अभी बढ़ा दो, मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड होगा, तो मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो 1,80,000 बताने बोल रहे हैं, बल्कि था कितना पहले? 1,10,000, मैं बोलू 70,000 से बढ़ा दिया मैंने। अरे समझा क्या? नंबर 3 देखते हैं तो है, नहीं तो नहीं है। कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10%, ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड्स का सेपरेट है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें डीडीटी ले सकते हो, आप चाहो तो डीडीटी नहीं भी ले सकते हो, तो मैं आपको बोलूं थोड़ा रिलैक्स करता हूं, हम डीडीटी नहीं लेते, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हम डीडीटी नहीं लेंगे, बट उसका लिखना तो पड़ेगा ना कि इक्विटी की डिविडेंड कितना आएगा। बोलो कितना आएगा इक्विटी डिविडेंड? ऑन 31 मार्च को दिया, तो उसके ऊपर तो हम लोग डिविडेंड देंगे नहीं। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,50,000, उस पे हम लोग डिविडेंड देंगे। बोलो कितना डिविडेंड देंगे? किधर लिखा है? उस पे हम लोग डिविडेंड देंगे 10% है ना, हाँ 10%, तो 15,000 रुपए डिविडेंड देंगे। लिखो उधर 15,000 रुपए। हम लोग डीडीटी फैक्टर नहीं ले रहे, ठीक है ना, हम लोग नहीं लेंगे डीडीटी फैक्टर, है ना। अच्छा मुझे बताओ, आपने डीडीटी तो दे दिया, डीडीटी हम लोग नहीं ले रहे अब। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि उसी दिन हमने बोनस दिया, तो उसी दिन बोनस दिया तो उस पर इक्विटी डिविडेंड नहीं बनता। पूरे साल भर जो हमारे पास शेयर्स है उसके ही तो पर तो हम लोग इक्विटी डिविडेंड देंगे, ठीक है। इसका 2 इफेक्ट, पहला तो पीएनएल से कम करोगे, दूसरा अदर करंट लायबिलिटी में लिखोगे। क्या आपने लिखा? ये एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट जब हम लोग 11th और 12th में थे ना, तो हम लोग हमेशा एंट्री पास करते थे, वो सबसे बेस्ट होता था। बट अभी इसमें करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सीए इंटर लेवल पे कम। उसके बाद अब ये ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ना तकलीफ वाला काम है। वो क्या बोल रहे हैं देखो,
suspense account of rupees 2000 represent a cash received for a sale of some of the machinery on the first day of the financial year. ऊपर दिख रहा है आपको सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में दिख रहा है. वो बोलता है जो 2000 रुपए जो दिख रहा है वो मैंने मशीनरी बेच के, कुछ मशीनरी बेचा था तो उसका अमाउंट मैंने शेयर सस्पेंस में लिख दिया. तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा अपने को. तो मैं क्या करूंगा, उसको कैंसिल करूंगा. शेयर सस्पेंस ज्यादा दिखना ही नहीं मांगता है. सॉरी, शेयर सस्पेंस नहीं हो, सस्पेंस है, सॉरी. सस्पेंस ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए. ये नॉट अलाउड है. सस्पेंस फाइनल अकाउंट में सस्पेंस थोड़ी दिखाने का रहेगा. 2000. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. जो मशीनरी मैंने बेचा था जिससे मेरे को 2000 रुपया आया था, उसका कॉस्ट 5000 रुपये था. उसका कॉस्ट कितना था? 5000 रुपया. मतलब मैंने मशीनरी बेचा टू प्लांट एंड मशीनरी. 5000 में मशीनरी गया, और जिसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4000 था. 4000. तो मैंने कितने में बेचा? प्रॉफिट हुआ ना मेरे को. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1000. अरे समझा क्या? और यही है एक्सेप्शनल आइटम्स. समझा कैसे आया? देखो, उसका कॉस्ट 5000 था. मैंने एक मशीन, वो जो शेयर सस्पेंस खड़ा हुआ है वो मशीनरी बेच के खड़ा हुआ है. तो मैंने मशीनरी था 5000 का, उस पर डेप्रिसिएशन था 4000. तो मशीनरी गया तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिवर्स हो जाएगा. तो 1000 बचता है. तो 1000 का मशीनरी में 2000 में बेचा. 1000 का, इन दोनों का डिफरेंस 1000. उसका मशीनरी में 2000 में बेचा तो 1000 का प्रॉफिट होगा ना. समझा क्या? ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तकलीफ है. नंबर 4, depreciation is to be provided on plant and machinery at a cost of 10% on cost. अभी बोलता है कि depreciation provide करो. अब मैं वर्किंग नोट 2 बना रहा हूँ. इसमें आपको समझना है, मैं ना प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना था. अभी बताना पड़ेगा कि सच में कितना प्लांट एंड मशीनरी अपने पास है. समझ में आया? कितना प्लांट एंड मशीनरी अभी अपने पास है ये आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. और नीचे मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाता हूँ. ठीक है. अब मुझे बताओ कितना प्लांट एंड मशीनरी था. बैलेंस कितना था पहले से? डेबिट बैलेंस 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,85,000. और इसमें से कॉस्ट कितने का बेचा तुमने? बाय सेल, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड तो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा. 5000. बल्कि उसका बैलेंस कितना था? इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 86,000. ये समझा? और जब तुमने मशीनरी बेचा तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गया. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन सेल 4000. बोलो समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है. अब इन्हें इसको क्लोज करो. तो ये 3,85,000 है. 3,85,000 है. तो ये 3,80,000 है. ये आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अब ये साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो बाय बाय डेप्रिसिएशन ऑन कितने रुपए पे डेप्रिसिएशन? 3,80,000 पे इनटू कितना परसेंट है? 10% ऑन कॉस्ट. ये कॉस्ट ही तो है. सर कैसे कॉस्ट है? ये कैसे कॉस्ट हुआ सर? अरे बॉस, 3,85,000 कॉस्ट है. 5000 बेचा भी तो कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं. सीए फाउंडेशन याद करो. तो ये 38,000 आएगा. बराबर है. अब 38,000 आएगा. अब इसको क्लोज करो.
1,24,000, 1,24,000, 1,20,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो बोलो अभी प्लांट एंड मशीनरी कितना दिखेगा तुमको? 3,80,000 माइनस 1,20,000 तो 2,60,000 का दिखेगा। बल्कि हम लोग पहले क्या सोच रहे थे? 3,85,000 माइनस 86, बट अभी वो पूरा करेक्शन करके आ गया। पूरा पूरा मैंने करेक्शन करके दे दिया। तो मैं बोलूं आपको नेट प्लांट एंड मशीनरी इन बैलेंस शीट रुपीज 3,80,000 minus 1,20,000 is equal to rupees 2,60,000. Yes. बोलो समझा कि नहीं समझा? एकदम सिंपल में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सिर्फ वर्किंग नोट ही पढ़ा। पहले तो बोनस इशू किया, फिर रीवैल्यूएशन किया, फिर सस्पेंस को क्लियर किया। सस्पेंस को क्लियर किया तो चुप बैठता, बट उसने बोला कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10% ऑन कॉस्ट, तो किया तो ऐसा है। ये ऐसा वर्किंग नोट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सब लोग डायरेक्टली बताते ऐसे ऐसा करने का, नहीं उसका रीजन है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने का। ठीक है, अब क्वेश्चन तो काफी छोटा है। इस बार मैं सोच रहा हूं कि ब्लैक पेन से ही बनाओ यार। चलो स्टार्ट करें। याद रखना एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन भी आया है। क्या बनाने को बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने को बोला और बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है, समझे ना? तो टाइम जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है ना? चलो बनाते, और क्या। सबसे पहला शेयर कैपिटल, उसमें नंबर 1 ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसमें 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, मतलब 2,50,000 आएगा। फिर उसके बाद issued, subscribed and paid up capital। 20 पहले कितना था? 15,000, पर अभी 5,000 का बोनस दिया ना आपने, तो 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 2 लाख। मैं उसी में एक देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ शेयर्स, बराबर, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ शेयर। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने शेयर्स हैं? बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स 15,000, एड बोनस इशू 1:3, total number of shares as on 31st March, ईयर नहीं बोला, 20,000, समझा? तो ये 20,000 शेयर्स यहाँ पे आया, समझा आपको? ओके चलो नेक्स्ट वाला, ये तो हो गया ना। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोलो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब वैसा भी कर सकते हो, पहले सब लिख के लेना, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला है जनरल,
सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 लेस, उसमें से हमने बोनस इशू किया ना, डैश। उसके बाद दूसरा है जनरल रीजन 65,000 लेस बोनस इशू 30,000। ये कितना आएगा? 35,000। कोई ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसा कुछ है? पक्का नहीं है ना? ओके। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ईयर बैलेंस 36,000। ठीक है। अब करंट ईयर में प्रॉफिट आएगा तो हमको मालूम, देखा देखा जाएगा। अभी अपने को मालूम है ना कि करंट ईयर में क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है कि लॉस आने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दिख रहा है, एक करंट ईयर को छोड़ दे, फिर लेस एक करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा तो इधर कुछ आंसर आएगा, लेस इंटरिम डिविडेंड 9,000। ठीक है, लेस इक्विटी डिविडेंड 15,000। अब वो मालूम पड़ेगा, तब तक तो हमको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये साल का भी तो प्रॉफिट आएगा ना इसके लिए। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितना है? 10% डिवेंचर 10 लाख। पहली बात तो है 100 3 1 लाख। फिर उसके बाद 4 लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक हेडिंग देखो ना। कुछ नहीं है। उसके बाद मैं बोलूँ ट्रेड पेएबल होगा ना, ट्रेड पेएबल कितना है? ट्रेड पेएबल में नाम है ना बेटा, क्रेडिटर है 26,000। फिर उसके बाद मैं बोलूँ अदर करेंट लायबिलिटी है, बोलो अदर करेंट लायबिलिटी कितना बेटा? अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है पहले वो देख लो ना। अदर करेंट लायबिलिटी में जहां तक मेरे को लग रहा है इक्विटी डिविडेंड ही है। ठीक है, कितना है इक्विटी डिविडेंड? 15,000 है ना, अपन ने पहले कैलकुलेट किया था इक्विटी डिविडेंड 15,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, नंबर 6 अदर करंट लायबिलिटी हो गया। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स वगैरह कुछ है क्या? देख लो एक बार, हो भी सकता है फिर बाद में नहीं मिलेगा। नहीं है, टैक्स तो नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल कुछ है क्या? नहीं ना, लिखना चाहिए, हाँ, पूरा लिखना चाहिए। लैंड एट कॉस्ट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट 2 और 2,60,000। इतना लिख दिया ना, काफी है। इतना भी आपने लिख दिया ना, काफी है। तो ये आएगा बेटा 3,70,000। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, मैं ना एक भूल गया।
क्या सर भूल गए? देखो, लैंड 1,10,000 है प्लस रीवैल्यूएशन 70,000, तो ये 1,80,000 आएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000, 1,80,000 plus 2,60,000, so this will be 4,40,000। हमको मालूम है एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे हम लिखना भूल गए। 70,000, 70,000 ही होता ना। ये क्या था? 6 था, बराबर। 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है क्या, देख लो ना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिख रहा है, इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी में बोलू ना बेटा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा एंड दैट विल बी 43,000। आठवा ट्रेड रिसीवेबल है, देखो ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल में ना बेटा एक ही नाम आता है, डेटर्स। अब डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट वगैरह है क्या? नहीं दिख रहा है, तो फिर डेटर ही आएगा सिर्फ 48,000। समझा ये? फिर उसके बाद 9 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब एक ही रहता है ना तो करने का जरूरत नहीं होता, उसके इधर ब्रैकेट में लिख के ना नाम लिख देने का, हाँ चलता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ बैंक ही है। कितना है? 10,000। हो गया। अब मैं बोलता हूं आपको 10 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो ना, रहेगा ना। ठीक है ना, मैं सब बना रहा हूँ ना, इस मैं क्या, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे को लिखना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, 3,50,000। ठीक है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम नहीं है ना बेटा, अदर इनकम नहीं है तो फिर करके भी मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है क्या? नहीं। फिर उसके बाद परचेज है ना। याद करो, परचेज का मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला था। क्या था उसका? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलेगा कंज्यूम, बराबर। तो उसी को भी उल्टा करना है, उसी को उल्टा करना है। तो क्या, कैसे उल्टा करोगे बोलो बेटा? अब उसी को उल्टा करके फॉर्मूला लिखो ना। कंज्यूम यानी एडजस्टेड परचेज एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो हमको कंज्यूम मिलेगा। ठीक है ना। एडजस्टेड परचेज कितना है? 160, मतलब 1,60,000। और क्लोजिंग स्टॉक 43,000 है। क्लोजिंग स्टॉक है ना 43,000 है। इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कैसा, क्या ये लोग ने फिर कैसे करना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक नहीं है। हम्म
तो ये आएगा 1,60,000 प्लस 43,000, तो 2,03,000 आएगा। ठीक है 12। अब मैं ना आपको इसमें कुछ बताता हूँ, मैंने जानबूझ के लिखा है, रुको। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब उसके बाद क्या आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। बोलो चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये बराबर है आपका। ओके ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, ये -43,000 आएगा। अब ये आया, अब इन दोनों को माइनस करो ना, अब मैं जो बोल रहा हूँ इन दोनों को माइनस करो, 1,60,000 आया, तो डायरेक्ट अब इधर 1,63,000 लेके 1,60,000 लेके तो भी चलेगा, क्योंकि इसके पास है ना ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मुझे लगता है दिस इज हिज फर्स्ट बिजनेस। इसके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि इसके लिए पहला बिजनेस हो सकता है। क्या तो ऐसा करना है तो ऐसा करो, तो दोनों सही है। 13th वन, चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद क्या दर है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है क्या, तो चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है क्या, देख लो क्या है फाइनेंस कॉस्ट में, डिबेंचर इंटरेस्ट, और कोई इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000। ठीक है नंबर 14 एक ही है क्या, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा, लैंड एट कॉस्ट तो नहीं है, तो ये साल का डेप्रिसिएशन अब लिखो ना चुपचाप से यार, ये साल का डेप्रिसिएशन कितना है आपका, ये देखो, ये देखो, ये साल का आपका ये डेप्रिसिएशन है ना, ये साल का, तो सीधा वही लिख लेगा। Depreciation of plant and machinery working note to 38,000, clear। अब 15 अदर एक्सपेंस हो सकता है ना, अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में क्या है अपने पास, फैक्ट्री एक्सपेंस 30,000, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 15,000, फिर सेलिंग एक्सपेंस 15,000, तो ये टोटल आएगा 60,000, इतना ही है ना, सब हो गए मेरे ख्याल से। और एक्सेप्शनल आइटम, तो एक्सेप्शनल आइटम के लिए नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, वो सीधा जब हम फॉर्मेट करते हैं ना तो उसी में आ जाता है। ठीक है इतना हो गया, अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इनकम बोलो, शेड्यूल 10 में इनकम है, वही वही नोट नोट 10 में 15 तक, 11 12 13 14 15, 3.5 लाख रुपए का इनकम है, और 11 में 2,03,000 है,
इसमें -43,000 का, फिर 10,000, 38,000, 10,000, 38,000, 60,000, ये 3.5 लाख आएगा। 2,03,000 -43 +10 +38 +60, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। हाँ ऐसे लिखना, आपको लिखना है तो पूरा लिखो, ऐसा कुछ ये नहीं है, तकलीफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। 82,000 लेस एक्सेप्शनल आइटम्स 1,000, क्या है वो? सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वर्किंग नोट 1। तो ये आएगा 83,000, ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब इसमें कोई टैक्स बिक्स तो है नहीं, तो 83,000 लेके चलो। हम्म 83, तो 36, ये एक्सेप्शनल आइटम ऐड होगा ना रे, प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट बढ़ाएगा, ऐड होगा, मैंने ऐड लेस कर दिया, सॉरी ऐड होगा। आई थॉट कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इसके लिए मैं बोला कि क्या लिखा मैंने। 83, तो 36 + 83, 1,19,000, उसमें से, अरे यार, -1,19,000 -9,000 -15,000, तो मैं बोलो 95,000 आ गए, बराबर ना। तो 35,000 +95,000 +70,000, तो ये आएगा आपका 2 लाख रुपए। अब हम लोग रेडी है सॉल्व करने के लिए टैली अमाउंट के लिए। तो मैं एक बार ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, और इधर इसका चार्जिंग भी खत्म होने आया है, डोंट वरी, हो जाएगा। 2 लाख, दो लाख, हम्म, 1,26,000, 15,000, क्या आएगा? 5,41,000, पता नहीं है। हम्म 4,40,000, 43,
48, 10,000, 3,50,000, 2,03,000, 5,41,000। मैं वो उसका भी ऐड कर रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी। I said maybe 5,41,000। Yeah, done। कॉपी कर लो और क्या फटाफट। यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ सब दिखे, है ना। एक पूरा जर्नल एंट्री आ जाए। अब चलो एक क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ये 9 था ना, कौन सा था ये? 9 था, तो हम लोग 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चार्जिंग डालना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये बड़ा सम्स है एंड इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, काफी बड़ा सम्स है। अरे इसके पहले जो हम लोग किया था ना, लिख लो, मे 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो इंद्रदेव का है ना, इट वाज आस्क्ड इन मे 97। अब ये ना जगत गुरु करके देखो, ये लास्ट सम्स है तुम्हारे टॉपिक का, लास्ट सम्स है, जगत गुरु लिमिटेड। ये लिख लो, ये मे 92 में आया हुआ क्वेश्चन है, मे 92 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, ठीक है। देखो अभी, द ऑथोराइज कैपिटल, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ जगत गुरु लिमिटेड इज ₹5 लाख। ये ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख रुपए का, जिसके अंदर 2006% वाला प्रेफरेंस शेयर है जो ₹100 का एक है, और 30,000 इक्विटी शेयर है जो ₹10 का एक है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। इन्वेस्टमेंट इन शेयर सेट कॉस्ट, तो नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ओके। परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। सेलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, चेंज इन इन्वेंटरी। सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कैश ऑन हैंड, CCE। interim dividend paid, interim dividend for the half of the, for the half year to 30th September, मतलब 30 सितंबर तक का तुमने डिविडेंड भरा है, कितना है वो? 6,000, वो हाफ है, मतलब और हाफ बाकी रहेगा, तो और हाफ अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट ये हाफ किधर से करने का? ये हाफ पीएनएल में से माइनस करने का। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, जस्ट मैं तुम लोग के लिए बनाता हूँ। वर्किंग नोट 1, प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? देखो कैसे आएगा,
2000 इंटू 100 इंटू 6%, तो कितना होता है ये 12,000। इसका दो पार्ट होगा। 6,000 तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया ही है, ट्रायल बैलेंस के अंदर 6,000 दिया है, पहले से दिया है, तो ये क्या करने का, ये लेस होगा। कहां से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो जो बैलेंस है, अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बैलेंस भी 6,500, 6,000 ही बचा ना। अब इसका दो इफेक्ट बोलो, इसका दो इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1, सबसे पहला पीएनएल में से लेस, दूसरा अदर करंट लाइबिलिटी। बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। तो ये हो गया वर्किंग नोट 1, बस ऐसे जस्ट समझाने के लिए आपको, ये बहुत जरूरी लगा मेरे को। आगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2000 किधर जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी फाइनेंस कॉस्ट में ही जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का और एक ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को है ना आप ऐसे भी कर सकते हो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 असेट में ना लिखे सीधा प्रॉफिट लाइन लॉस से भी कम कर सकते हो, ठीक है। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में डाल दो, ऐसा मानेंगे कि वो रिटर्न ऑफ है। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर एक्सपेंस, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अप टू 30 सितंबर, वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अप टू 30 सितंबर, फिर से वही बोल रहा हूँ। वर्किंग नोट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बोलो कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर मैं बात करूं डिबेंचर कितना, वो देखो ना, नीचे देखो नीचे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसका दो पार्ट होगा, एक ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है और एक एडजस्टमेंट यानी बैलेंस। एडजस्टमेंट में नहीं भी देगा वो, बट हम लोग तो एडजस्टमेंट ही लिखते हैं, क्योंकि बचा हुआ क्या करने का, फिर उसको ड्यू तो होगा ना। ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है, 5%, कितना होता है, 7,500 होता है इंटरेस्ट। ऐसा लिखते हो 7,500 होता है। कैसे आया 7,500, ये देखो 1.5 लाख का 5%, देखो ना उसने दिया है ना, 1.5 लाख रुपए तो दिया, उसका 5% 7,500। अब उसमें से ना 3,750 दिए है, तो बैलेंस कितना बचा, 3,750। अब पहले 3,750 के ऊपर बात करो, जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसका एक ही इफेक्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट। अब इसके बारे में बात करो, इसका पहला इफेक्ट बोलो फाइनेंस कॉस्ट, और दूसरा इफेक्ट बोलो अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। समझ में आया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर रहेगा तो करेंगे ना, खाली फूड क्यों वर्किंग नोट बनाते बैठने का। फिर सन्ड्री डेटर आएगा, ट्रेड रिसीवेबल और सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, ट्रेड पेएबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट पीपी, फर्नीचर एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 15,000, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना रहेगा, 50,000। कैसे वाले में देखो उसने क्या बोला, जो 35,000 दिया है ना, वो 15,000 लेस करने के बाद मिलता है, तो टोटल फर्नीचर कितना होगा 40,000, उसमें से 50,000 उसमें से 15,000 माइनस करोगे तो 35,000 आता है। याद रखना आगे, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, 5% मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, एडवांस में भरा है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिविडेंड, अदर इनकम क्योंकि क्रेडिट में दिया है, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टेक्निकल नो हाउ फीस, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मत, इंटेंजिबल, ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट वाला
नेक्स्ट वाला ऐसा है, क्लोजिंग स्टॉक, अभी एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,42,500, तो क्लोजिंग स्टॉक 1,42,500 आता है, ठीक है। तो उसका दो इफेक्ट बोलो, लेस चेंज इन इन्वेंटरी और दूसरा इन्वेंटरी में आएगा। बचाओ तो पूरा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि कौन सा कहाँ पे आएगा, क्या जरूरत है कि मैं डायरेक्ट करूं? ओके चलेगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 142,500, काफी बड़ा सम्स है तो आई एम नॉट टेकिंग अ रिस्क, मैं जमा करता हूँ सभी डेटा को, ठीक है, ताकि क्या है ना, एटलीस्ट बड़ा सम्स आए तो आपको ना तरीका मालूम पड़े। पहला है 3 4 ऐसा चलते जाएगा, ठीक है, बहुत है ना। तो 1 क्लोजिंग स्टॉक, इफेक्ट बोलो, पहला लेस चेंज इन इन्वेंटरी और दूसरा इन्वेंटरी में आएगा, ठीक है। सेकेंड वाला अच्छा, इसका अमाउंट कितना है? 142,500, ठीक है। सेकेंड वाला, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो परचेज इंक्लूड 5,000 रुपीज का गुड्स है जो तुमने कस्टमर में बांट दिया, तो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट परचेज ऑफ 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो इसका इफेक्ट। चलो इसका इफेक्ट एकदम सिंपल है, आपने फ्री में बांटा और आपने कहां पे इंक्लूड किया? परचेज के अंदर इंक्लूड है, तो पहला लेस परचेज, दूसरा अदर एक्सपेंस में आएगा एडवर्टाइजमेंट, समझा कि नहीं? पहला परचेज फिर दूसरा अदर एक्सपेंस में एडवर्टाइज में आएगा। आर यू गेटिंग? कितना? 5,000, ठीक है। नंबर 3, अब देखो सैलरी एंड वेजेस का क्या बोला है। हाँ, सिर्फ हिंट लिखता हूं, सैलरी एंड वेजेस इतना समझ जाओ, ठीक है। कितना रुपया? 2,000, ठीक है। अब बात करते, ठीक है, बोलो। सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड, अभी ऊपर क्या दिया ना, उसने क्या दिया? परचेज इंक्लूड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वैल्यूड कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज के अंदर इंक्लूड है तो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा और एडवर्टाइजमेंट में लिखना पड़ेगा, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे लिखते हैं? अदर एक्सपेंस। दूसरा सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड, तो आप दे सकते हो परचेज पे डॉट दे दो, अब सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड 2,000, अब ऊपर जो दिया ना सैलरी एंड वेजेस 2,000, उसके अंदर जो 52,000 है ना, उसके अंदर 2,000 इंक्लूड है जो एक्चुअली वो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का इंस्टॉलेशन किया। सर अभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, हाँ वो फर्नीचर के अंदर इंक्लूड किया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेस सैलरी एंड वेजेस में से लेस करना पड़ेगा, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा ऐड फर्नीचर में करना पड़ेगा, तो फर्नीचर में एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। सॉरी, फोर्थ वन, bills receivable include 1,500 being dishonored, रुपीज 1,500। बात करो अभी इसका बिल रिसीवेबल का। डिसऑनर हुआ मतलब लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, सैलरी वेजेस में डॉट दे देना, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, मतलब इसका क्या किया? सैलरी वेजेस में डॉट देना और दूसरा फर्नीचर में भी डॉट देना, ठीक है। अब इसका बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब बिल रिसीवेबल कम होगा तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल,
एड डेटर, डेटर बढ़ेगा, अरे समझा क्या? 50% ऑफ विच हैड बीन कंसिडर इरिकवरेबल, इरिकवरेबल मतलब बैड डेट, कितना बैड डेट? ₹750। अब इसका दो इफेक्ट का बात करो, 1500 का जो बिल रिसीवेबल है ना वो डिसऑनर हो गया, अब उसमें से 50% मतलब 750 बैड डेट है, अब इसका बात करो, लेस फ्रॉम डेटर, दूसरा अदर एक्सपेंस, क्या नाम से? बैड डेट। अगर पहले से बैड डेट है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नंबर 5, एक सेकेंड, फिफ्थ वाला देखो क्या है। फिफ्थ वाला तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। नंबर 6, depreciation on furniture to be charged at 10% per annum on return down value। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज करना है, बराबर। अब कितना चार्ज करना है ये तो अपने को पता नहीं, बट इसका दो इफेक्ट तो हम लोग बता सकते हैं। कितना आएगा? मैं बोलू लेस फर्नीचर और दूसरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। मेरे को लग रहा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लो। हाँ, उसने डब्ल्यू पे बोला है ना, तो देखो अभी ना वर्किंग नोट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी आगे ना डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करने का, ओके। सेपरेट वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा, ये सेपरेट वर्किंग नोट मैं यही पे इसके नीचे बनाता हूँ। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 35,000 प्लस 15,000, तो ये 50,000 आएगा, बराबर। एड, वो कुछ एक्सपेंस था, ये देखो सैलरी एंड वेजेस में इंक्लूड हो गया वो। एड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, तो ये आ गया 52,000, बराबर है। अब डब्ल्यूडी पे चार्ज करने बोला ना, एकदम सिंपल है, देखो लेस ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना था? 15,000। अब माइनस कर सकते हैं ना, तो ये जो आएगा ये आपको डब्ल्यूडीबी वैल्यू आएगा 37,000, इसका 10% डेप्रिसिएशन। एज्यूमिंग कि एडिशन हैज बीन मेड, जो सैलरी एंड वेजेस में हुआ ना वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है,
तो ये आएगा 33,300। यस, बराबर है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन भी हो गया और ये आपका फर्नीचर का वैल्यू भी मिल गया। तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 3,700। समझे क्या? तो सीधा डेप्रिसिएशन, मैंने तो सीधा आपको फर्नीचर का वैल्यू बता दिया। समझ में आई? उसके बाद 1,000 ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। ऊपर देखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ऑफ 2,000 है, उसमें से 1,000, तो बचा हुआ 1,000 भी तो हम लोग राइट ऑफ ही कर रहे हैं ना। तो हम लोग तो राइट ऑफ कर ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का देखो वो अब भी बोल रहे हैं, बल्कि हमने पहले ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को सॉल्व कर लिया। देखो हमने पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कर लिया, ये अब भी बता रहा है, वो भी कुछ फायदे का नहीं है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब ये तो डिपेंड होगा प्रॉफिट पे, बट इसका दो इफेक्ट तो मैं लिख के रखूं। पहला इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा और दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो समझा कि नहीं समझा? ये तो सिंपल हो गया। 10th वन, टेक्निकल नो हाउ फीस इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो ऊपर जो टेक्निकल नो हाउ फीस है ना, ये देखो मैं सिंपल में लिखता हूँ टेक्निकल फीस राइट ऑफ। कितना आएगा मालूम है? 1,50,000 है, और कितने में राइट ऑफ करने का? 10 साल में। तो हर साल कितना राइट ऑफ करने का? 15,000। हो गया। 15,000 का इफेक्ट बोलो। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम टेक्निकल नो हाउ, यानी पीपीई से लेस करने का, और दूसरा अदर एक्सपेंस। देखो मैंने तो आपको सब बता दिया। 11वां क्या है? 11, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड 10,000 बिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन। फिर से डायरेक्टर रेम्युनरेशन कितना है? वो 10,000। अब इसका दो इफेक्ट बोलो, ये किसके अंदर इंक्लूड है? सैलरी एंड वेजेस के अंदर इंक्लूड है। किसके अंदर इंक्लूड है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है ना? तो सैलरी एंड वेजेस में से लेस होगा, और दूसरा अदर एक्सपेंस में आएगा। सैलरी एंड वेजेस किधर होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। हो गया। उसके बाद सन्ड्री डेटर इंक्लूड, वो तो बाइफर्केशन है, सन्ड्री डेटर इंक्लूड। ठीक है ना? इतना सा डेटा है अभी अपने पास, और इतने से डेटे से अपने को बहुत कुछ बनाने का भी है बेटा। मैं ना ब्लैक पेन से करता हूँ। शेड्यूल 1, शेयर कैपिटल। बोलो शेयर कैपिटल में सबसे पहला क्या आएगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल है क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल में सबसे पहला 2,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख। फिर 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख। ऐसा करके 5 लाख। दूसरा issued subscribed
एंड पेड अप कैपिटल। तो इसमें अपने को किस किस का लिखना पड़ेगा, पहले 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितना है 2 लाख, मतलब 2000, मतलब 2 लाख। और इक्विटी शेयर में कितना है, पूरा है क्या, नहीं सिर्फ 2000, 20,000, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज 4 लाख। yes or right, yes or wrong? Number 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब जब बात कर रहे हो रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मेरे को लगता है एक ही है। मेरे को एक ही लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस लिखो या लास्ट ईयर बैलेंस लिखो या बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर लिखो, एक ही रे। 28,500। अब इसमें करंट ईयर का कुछ प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो अपने को तो मालूम नहीं प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब और क्या क्या है जो उसमें से लेस होने जैसा है, वो भी देखते हैं। मैं बोलूं, लेस इंटरिम डिविडेंड, लेस इंटरिम डिविडेंड 6,000। कोई इंटरिम प्रेफरेंस डिविडेंड तो सीधा है ना 12,000 भी हम लोग लेस कर सकते हैं। कैसे मालूम है, 6,000 प्लस पहले का 6,000 बाकी था ना, ड्यू था, तो 12,000 लेस किया, सीधा 12,000 लेस किया। और क्या है जो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा, देख लो एक बार, क्या ना एक बार निकले वहां से तो फिर एंट्री नहीं है। ठीक है, इतना ही है फिलहाल, तो इतना ही लग रहा है, एक ही रीजन। एडजस्टमेंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या, है ना, 5% मॉर्गेज डिवेंचर 1,50,000। नंबर 4, देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया इस बार। देखो किधर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपको दिख रहा है, याद है मेरे को, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है वो, 1,50,000, एक। ठीक है, उसके बाद नंबर 5, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का उसने दिया है ना क्रेडिट, उतना ही है। बिल्स पेबल वगैरह कुछ है कि नहीं है, 87,850। ठीक है, और क्या दिया है, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है वो सब देखना पड़ेगा। हम्म,
पहला तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 6,000। फिर दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 3750। तो मेरे को लगता है इतना ही है, तो मेरे को लगता है 9750 आएगा। ठीक है, 7 तो अदर करंट लायबिलिटी हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, टैक्स है ना, नहीं है ना टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000। ठीक है, अब 8 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें सबसे पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तीन लाख 50। उसके बाद फर्नीचर, मैं आपको बोलूँ ये वर्किंग नोट 3 से कॉपी करना, उतना सब आपको लिखने का तो जरूरत नहीं है। तो उतना सब मैंने जो लिखा है ना पूरा एडजस्टमेंट का ब्रीफिंग, उसके जगह पे वर्किंग नोट 3 लिखो, मतलब फर्नीचर का। तो फर्नीचर का वर्किंग नोट 3 कितना आ रहा था? 33,300। इतना सब नहीं लिखने का, 383,300। अब अब 9 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। गुडविल कुछ नहीं था क्या? कैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे हुआ? ये टेंजिबल हुआ ना यार, ये तो टेंजिबल हुआ। बे इंटेंजिबल, टेक्निकल नो हाउ, कितना है टेक्निकल नो हाउ? 1.5 लाख। उसमें से राइट ऑफ करने का 15,000। ये बराबर है प्लस 1,35,000, तो बोलो 5,18,300। ठीक है, 9th वाला। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर सेट कॉस्ट 50,000। 10वां 10वां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद है इन्वेंटरी आएगा ना। इन्वेंटरी में हाँ इन्वेंटरी है ना, स्टॉक। फिर 11वां इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रेशियो। अब ये ना थोड़ा समझने वाला बात है, देखो
मैं सबसे पहला बिल रिसीवेबल लिखता हूँ, कुछ बताने का है मेरे को। बिल रिसीवेबल है 41,500, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटर लिखता हूँ, कितना है डेटर, 50,100। अब है ना, उसने कुछ बोला इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, और ऊपर आप जाओगे ना तो एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा 1,500 का ना डिसऑनर हुआ बिल, 1,500 का, तो ये तो 40,000 हो गया, और यहाँ पे ऐड हो गया। और 50,100 प्लस 1,500, 51,600। और इसमें से बैड डेट हो गया 750, जो ऊपर ऑलरेडी हमने इसका मेंशन किया है। तो ये आ गया 50,850। हाँ, अब ये डिवाइड हो गया तो ये आ गया 50,850 बराबर। अब इसका बाइफर्केशन होगा, ड्यू फॉर मोर देन 6 month 6,000 एंड अदर्स, तो 50 में 6 गया तो 44,850 प्लस 40,000 तो 98, 90,850, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा था शेड्यूल, 11 था, अभी 12 मेरे ख्याल से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 1, उसमें क्या आएगा, कैश ऑन हैंड 12,000। देखो बैंक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बैंक हो सकता है, नहीं है। 13 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसमें एडवांस इनकम टैक्स 10,000। बोलो समझा ये। अब चलो नंबर 14, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड आई थिंक इसमें एक ही है, 6,70,350। कोई अदर इनकम है, अगर है तो लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। डिविडेंड है, फोर टू 5,000, 16th वन। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कुछ है ऐसा नहीं है, ओके। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रहेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, तो परचेज तो दिया हुआ है, गिवन परचेज 90,500, 4,90,500। अच्छा, उसमें डॉट भी है, तो 5,000 एडवर्टाइजमेंट का है, 5,000, तो ये 485,500 है।
बराबर, 485 500। नंबर 17, पहली बात इतना नहीं बनता है नोट्स, ये तो मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ ना, इसके लिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो आपका इतना बनेगा नहीं, हार्डली है ना 10 या 11 तक बन सकता है इस सब में, मेरे को जहाँ तक लगता है। चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 145 200 लेस क्लोजिंग स्टॉक 142 500, तो 145 200 minus 142 500, so this will be 2700 प्लस में आ रहा है इस बार, प्लस में, तो ये 18 चेंज इन इन्वेंट्री के बाद मेरे ख्याल से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आना चाहिए, बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का शेड्यूल बनेगा ना, नोट्स बनेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जहां तक मेरे को लगता है सैलरी दिया है, कितना है वो 52,000, अब उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है क्या, इंस्टॉलेशन 2,000, और भी कुछ जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का 10,000 से डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बेटा, दे आर नॉट डायरेक्ट, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर अवर मैनेजरल पर्सन, ठीक है ना, 40,000 आता है, बराबर है ये। अच्छा उसके बाद कोई फाइनेंस कॉस्ट है क्या, फाइनेंस कॉस्ट में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस कॉस्ट में ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3750 प्लस आउटस्टैंडिंग 3750, तो ये 7,500, अदर करंट लायबिलिटी में लिखा क्या मैंने, और कौन सा फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको पीएनएल से राइट ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग, यस इसको पीएनएल से राइट ऑफ, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया ना, तो इसको हम लोग पीएनएल से राइट ऑफ भी कर सकते थे, समझा क्या, पर उसने बोला नहीं इसको रिटर्न ऑफ करना है, पीएनएल से नहीं पीएनएल में चार्ज करना है, ठीक, 2,000, और कौन सा है, देख लो भाई देख लो, कब आ जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा ये मैंने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट को गलत लिख दिया, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा,
क्योंकि मेरे को मालूम था कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, बट दिख रहा नहीं, क्योंकि मैंने अदर एक्सपेंस में डाल दिया, तो गलत है ना। 7,800, तो 7,500 प्लस 2,000 प्लस 7,800, तो 17,300, ठीक है ना। 19 हो गया, अब 20, 20वां क्या है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बोलो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना आएगा। हम्म, उसमें एक ही आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मेरे को लगता है 3,700 आएगा। एक ही तो है असेट, बाकी कोई असेट ही नहीं है। 21 अदर एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 79,100 लिख रहा हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1,000, ऑडिट फीस 5,000, एडवर्टाइजमेंट जो परचेज में से लेस किया था ना 5,000, बराबर है। बैड डेट 750, टेक्निकल नो हाउ रिटर्न ऑफ 15,000, फिर डायरेक्टर का रेम्युनरेशन 10,000। देखना चाहिए कितना आएगा, 79,100, 1,000, 5,000, 5,000, 750, 15,000, 10,000, तो 1,15,850। अब हो गया। अब है ना, मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के देता हूँ। इनकम के लिए कौन सा उसने शेड्यूल बुक किया अपन ने, 14, इनकम के लिए 14 है। और एक्सपेंस के लिए लास्ट शेड्यूल कौन सा है, 21 ना, 15, 16, 17, 20, 21, 670,350, 670,350। अब इसमें देखते हैं, बराबर नहीं जम रहा इसमें, यही तकलीफ है।
670,350, ठीक है। अब 15 में कितना है? चलो नीचे से लिखते हैं 115850। 3,700, 17,300, 18वां 10,000, फिर 17 2,700, फिर 16 485,500, 485,500, फिर 15 4250, 4250 plus 485,500 plus 2,700 plus 10,000 plus 17,300, 3,700, 639,300, 600 minus 670,350, तो 31,050 आ रहा है, बराबर है। अरे यार ये तो इनकम है ना, 4250 तो इनकम है, इधर आना चाहिए। 35,300 आना चाहिए। Hmm, 485, 2,700, आई थिंक ये 40,000 है ना रे। तो हाँ 18, शेड्यूल 18 देख जरा, शेड्यूल 18। अरे यार ये 40,000 है, तो यही मिस्टेक होता है, गलत लिया ना, सब गलत चला जाता रे, समझते नहीं, तो गलत है। 485,500 प्लस 2,700, 40,000, 17,300, 3,700, 115,850, फिर 665050, 5050 माइनस 670,350 माइनस 450, तो 9,550 आता है प्रॉफिट। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स दिया है ना उसने 4,000, लेस टैक्स 4,000, तो 5550, ये बराबर है, आपको समझा ये 5550। अब ये जो 5550 है ये आपको इधर लेके जाना चाहिए, तो मालूम नहीं टैली आएगा कि नहीं आएगा। 50, 28,500 प्लस 5550, 050 माइनस 12,000, तो 22,050,
तो ये आ रहा है प्रॉफिट। अब चलो प्रे करते हैं, और क्या। रेडिंग ले लेता हूँ। 4 लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख। 87,850। 6,000। 819,650। ये आ रहा है लाइबिलिटी 823,650। देखना पड़ेगा अभी, पता नहीं अभी टैली आएगा कि नहीं आएगा। 518,300। 50,000। 90850। 12,000। 10,000। तो 823,650 asset आ गया। 823,650। देखो कितना बिजी रहना पड़ता है। 823,650 वहाँ पे उतना ही था ना। हाँ, थैंक गॉड टैली हो गया। मतलब है ना, एकदम बिजी रहना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब हमें में ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट। एक बार अब मैं आपको एक छोटा व्यू दिखा देता हूँ इसका। फटाफट फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, वो आप चाहो तो वर्किंग नोट ऐसा कर सकते हो एग्जाम में, बट फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। ये तो बेटर है ना, याद रखो ना चीजें को प्रैक्टिकली, जो हम लोग ने डिस्कशन किया उसको प्रैक्टिकली याद रखो बस। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग नए लेक्चर से। प्रोबेबली वी विल गो फॉर पीपीआई और बोनस इशू, बहुत छोटे टॉपिक है, तो हम लोग उनमें से कुछ कंप्लीट करेंगे। चलो बाय।